कार्बोहाइड्रेट्स था, और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर अपने इसमें स्ट्रक्चर थी लास्ट पॉइंट पर राइबोस, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस। राइबोस के अंदर ये 5 कार्बन परमाणु वाली शर्करा होती है। राइबोस 5 कार्बन परमाणु की शर्करा है, जिसे एल्डोपेंटोज, जिसे एल्डोपेंटोज शुगर भी कहते हैं। एल्डोपेंटोज शुगर होने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप तो है ही, ऐसे करके बनाएंगे। देखो C डबल बॉन्ड OH एक दो तीन चार 5 कार्बन परमाणु थे। 5 का मतलब 5 कार्बन परमाणु की शर्करा हो गई। एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है SC डबल बॉन्ड OH, एल्डोपेंटोज शुगर। ये इसको और करके ऐसे लिख देते हैं, देखो HOH अब इस SC डबल बॉन्ड OH के अंदर हमने सबसे पहले नंबर पे इसका क्या कर दिया कि इस तरफ जैसे ये हाइड्रोजन से क्रिया करा दी। हाइड्रोजन से क्रिया जब भी हो किसी भी कंपाउंड की होते हैं NiPT से कराते हैं। यहाँ लिख दिया प्लेटिनम। क्या हो जाएगा देखो CH2OH। SC डबल बॉन्ड OH था, एल्डिहाइड ग्रुप है। इन द अदर वे यू कैन से रिडक्शन हो रहा है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का जैसे ही रिडक्शन होगा एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया CH2OH, CHOH, एडोनिटॉल बोल देते हैं इसको। अब देखिए इसके अंदर ग्लूकोज में हमने पढ़ा था कि जब भी रेड फास्फोरस लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI से अभिक्रिया कराते हैं, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन बनती है। एल्केन बनने का मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन है। देखो कैसे करके लिख दिया इसको CH3 CH2 N पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन हो गई। 6 कार्बन परमाणु की उपस्थिति का अशाखित कार्बन परमाणु की श्रृंखला का पता लगाने के लिए भी रेड फास्फोरस HI से क्रिया कराते थे। अब देखो ये चेंज हुए कैसे हैं। HOH जैसा पहले आपको बताया था कि एल्कोहल ही था ये CH3OH प्लस HI रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। लाल फास्फोरस जब भी रिएक्शन होती है रेड फास्फोरस की उपस्थिति में 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे क्रिया संपन्न होती है। अब इसमें क्या बन जाता है एल्केन प्लस I2 प्लस H2O। यही तो हुआ CH4I2 प्लस H2O। तो अब इसके सबके स्थान पर CH3 CH2 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 CH3 ये हो गया है नॉर्मल पेंटेन। ये नॉर्मल पेंटेन होने का मतलब हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन करा रही थी। अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया देखिए आगे, ये तो एक ही बात है।
यहाँ इसके अंदर हमने लिख दिया इसका Br2 प्लस H2O की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करा दिया ब्रोमीन जल की उपस्थिति में। तो ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ये ऑक्सीडेशन कराने पर एल्डिहाइड जो ग्रुप है Sc डबल बॉन्ड OH ये किसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा C CHOH केवल Br2 ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो एल्डिहाइड का जब भी हम ऑक्सीडेशन कराते हैं एल्डिहाइड किस में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है और ये हो जाएगा राइबोनिक अम्ल। अब यदि इसका हम ऑक्सीडेशन यहाँ जो ये ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो Br ब्रोमीन जल की उपस्थिति में था, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन HNO3 के साथ करा दें, ये तो पता लग गया इसका हाइड्रोजन के साथ कर रहे थे। C डबल बॉन्ड है था, देखो यदि ऑक्सीडेशन HNO3 कंसंट्रेट HNO3 की उपस्थिति में करा देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH CHOH एक दो तीन चार पांच कार्बन परमाणु है, OH तो रहे कंसंट्रेट H2SO4 हमने ग्लूकोज के अंदर भी देखा था। सैकरिक अम्ल वाली जो ग्लूकोनिक और सैकरिक अम्ल में कन्वर्ट हुए थे, यहाँ कंसंट्रेट HNO3 है ये, इसमें C डबल बॉन्ड OH COOH में, ये CH2H एल्डिहाइड में होकर फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा COOH के अंदर। तो अब इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3, इसको लिख देंगे ट्राई हाइड्रोक्सी, 3 बार OH समूह जुड़ा हुआ है, ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड। ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड में बदल जाता है ऑक्सीडेशन कराने पर। तो स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस की बात कर रहे थे। राइबोस में 5 कार्बन परमाणु थे, 5 कार्बन परमाणु इस रूप में जुड़े हुए थे। ये ग्लूकोज में तीसरे कार्बन पर OH ही साथ पे रहता है, लेकिन यहाँ HH एक तरफ है, OH एक तरफ थे। अब ये ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड इसके ऑक्सीडेशन के द्वारा प्राप्त होता था। तो पहले हमने इसके अंदर देख लिया कि राइबोज जो 5 कार्बन परमाणु की एल्डो पेंटोस शर्करा थी, 5 कार्बन परमाणु के साथ C डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ था। पहले इसका हाइड्रोजनेशन किया प्लेटिनम कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो CH2OH ऊपर आ गया, CH2OH हो गए, एडोनिटॉल बना। फिर उसके बाद में लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ जब भी रिडक्शन कराते हैं तो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है और वो नॉर्मल पेंटेन बन गई। ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड ग्रुप था जो COOH के अंदर हो गया, राइबोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। कंसंट्रेट HNO3 की उपस्थिति में C डबल बॉन्ड OH जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो COOH में बदल जाता है। और देखो ये CH2OH का पहले ऑक्सीडेशन कराते हैं तो किस में बदलता है CHO में, और फिर CHO किस में कन्वर्ट हो जाता है COOH में। तो वो 2 कार्बन परमाणु वाला ऑक्जेलिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल, उसके बाद सक्सिनिक अम्ल, ओम शगफशा वाला जो है COOH, तो ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हुआ था। अब इस कार्बन के अंदर भी क्या है, इसकी कार्बन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस की जब हम बात कर रहे हैं तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ना, देखिए C डबल बॉन्ड OH
ये राइबोज था। अब इस राइबोज के अंदर हमने क्या कर दिया, इधर देखिए, ये वाला H परमाणु को उठा के C डबल बॉन्ड OH पे ले गई। क्या हो जाएगा ये, HC, ये तो अपनी जगह HC, CHOH, CHOH, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 कार्बन परमाणु है, यहाँ से H हटा के इसके ऊपर आया था, हमने यहाँ क्या कर दिया, OH। ये जो ऑक्सीजन था ये दोनों के बीच में आ गया, एल्डिहाइड था, हेमी एसिटाइल की भांति संरचना है। ऐसे हेमी एसिटाइल जो कन्वर्ट होता था, H यहाँ आया, OH हो गया। अब इसको हमने देखो क्या लिया, 1 2 3 4, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, 4 कार्बन एक ऑक्सीजन था, उसको देखो कैसे करके लिखते थे हम, यूँ विषम चक्रीय यौगिक के अंदर आता है, यहाँ O, फ्यूरेन है, THF के रूप में हो जाएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। देखो यहाँ क्या था, ये 1 2 3 4 5 कार्बन परमाणु है, तो इसी संरचना को हम कैसे करके लिख देंगे, देखिए यहाँ, अब देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन में पहला कार्बन जैसे ये O था, इस O से अब ये तो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। अब यहाँ हमने इसको क्या कर दिया, पहले नंबर पे H OH, देखो ये वाला H, ये OH, H इसमें तो कोई सा ही रखो, तीसरे की कोई बात ही नहीं है, HOH, HOH, H CH2OH, 1 2 3 4, अरे CH2OH हो गया। यहाँ देखो ये तो एक रख दिया, 1 2 3 4 5, ये CH2OH के साथ में जुड़ा हुआ था इसके अंदर। अब इस संरचना को हमने कैसे करके लिख दिया, ये तो अल्फा डी राइबोस, अल्फा डी राइबोस के अंदर अब देखो इसको, अब तो यहाँ H को ऐसे करके लिख दिया था, 3 डायमेंशन में होता है वैसे तो, CH2OH, और ये वाला H परमाणु यहाँ जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 लिख दिए क्रम में, तो अल्फा डी राइबोस था ये, अल्फा डी राइबोस। दोबारा देखो राइबोस था, राइबोस में यहाँ H के ऊपर O चला गया, OH हो गया, चक्रीय संरचना बन गई, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन था, H के साथ ये H के ऊपर OH, HOH, HOH, और ये H और ये CH2OH, अल्फा डी राइबोस था। अब इस अल्फा डी राइबोस के साथ में दूसरी संरचना क्या बन जाएगी, इधर देखिए, देखो पंचभुजीय रूप में था। अब देखो ये क्या कर दिया हमने, OHH, पहले कार्बन पे विन्यास का भिन्न होना, H OH, H OH, H CH2OH, बीटा डी राइबोस, बीटा डी राइबोस था। ये अल्फा डी राइबोस था, पहले कार्बन के विन्यास के अंदर डिफरेंस था, H के स्थान पर OH और OH के स्थान पर H था। अब इसी के अंदर देखो क्या हो जाएगा, ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, उन न्यूक्लिक अम्ल में
डीएनए आरएनए जो स्ट्रक्चर होती है, डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल बनाने के लिए इसी संरचना को देखो कैसे करके लिख दिया। ये तो बीटा डी राइबोस था। अब हम ये इसको क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 कार्बन। अब यहाँ क्या करना था, दूसरे कार्बन पर इस ऑक्सीजन को हटा दिया। तो हम इसको क्या लिख देंगे, बीटा 2 डी ऑक्सी राइबोज। बीटा 2 डी ऑक्सी राइबोज। डी का मतलब क्या था, हटाना था। देखो डी ऑक्सी राइबोज, डी ऑक्सी राइबोज, डी ई का मतलब तो हटाना है, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन को, राइबोस में से बीटा डी राइबोज में से बीटा डी पहले लिख दो तो कोई खास बात नहीं। बीटा 2 डी ऑक्सी राइबोज, बीटा डी में से 2 डी ऑक्सी राइबोज करना है, मतलब ये हाइड्रोजन हटाना था। तो ये डी ऑक्सी राइबोज है ये संरचना जो प्राप्त हुई। तो ये राइबोज की जो स्ट्रक्चर थी, राइबोज स्ट्रक्चर के अंदर पूरी इसकी रिएक्शन थी कार्बोहाइड्रेट के साथ में। तो डी ऑक्सी राइबोज का मतलब बीटा के साथ में बीटा डी में दूसरे कार्बन परमाणु से ऑक्सीजन को हटाना था। ठीक बात है। अब उसके बाद में इसी के अंदर है, देखिए आगे, इसमें था देखो फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ग्लाइकोसाइडिक जो बंध बताए थे, उन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के अंदर देखो क्या हो रहा था, ये C डबल बॉन्ड OH, HOH, थर्ड पे OH इधर रहेगा, OHH, HOH, ये ग्लूकोज था। इस ग्लूकोज में हेमी एसिटाइल संरचना बनाने के लिए यहाँ से H परमाणु है, इस ऑक्सीजन परमाणु पे चला गया। देखते जाइए इसमें। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ OH, ये तो यहाँ है ही, देखो CH OH COH CHOH CH CH2OH। एक दो तीन चार पाँच छः कार्बन थे, यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन इधर, और सारे तीसरे की तरफ ये OH है, HOH के साथ जुड़ा हुआ था। अब इस संरचना के अंदर हमने इसके अंदर HOOCH3 था, यहाँ अल्फा डी, ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया।
इस अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं कि 5 एस्टरीकरण करने के लिए CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटाइलेशन कराते हैं। इसका एसिटिलीकरण या एसिटिक एनहाइड्राइड से जो क्रिया है वो प्रीडीन की उपस्थिति में होती है। इसको लिख देते हैं जैसे PY लिख दीजिए, या C5H5N C5H5N है प्रीडीन होता है। और प्रीडीन को ऐसे अभी एक यूनिट थी अपनी हिस्टोलाइसिस वाली विषम चक्रीय यौगिक के अंदर था ये प्रीडीन है। 5 कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ था। इस प्रीडीन को हम क्या कह देते हैं? एजीन बोलते हैं। IUPAC सिस्टम में इसका नाम था एजीन। तो अब ये क्या करते हैं, यहाँ से एसिटिक एनहाइड्राइड से जब इसकी क्रिया करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 बार एसिटिक एनहाइड्राइड क्रिया करेगा। 5 एसिटिक एनहाइड्राइड के जब अणु क्रिया करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? H 1 2 3 4 और 5। तो इसको अब हम क्या लिख देंगे? यहाँ देखिए इधर, इसके बाद में जो एसिटिली इसको और करके इसी पे 5 CH3C डबल बॉन्ड O Cl CH3C डबल बॉन्ड O Cl। तो अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर था भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड कराने का मतलब पहले एस्टर से क्रिया है। तो अब देखिए क्या लिख देंगे इसको, ये आ जाएगा HCO और यहाँ क्या हो जाएगा? ये वाला तो देखो H और ये CH3C डबल बॉन्ड O 5 बार इसमें जाएगा तो क्या रह जाएगा? O C डबल बॉन्ड O CH3 HCO C डबल बॉन्ड O बस करना कुछ भी नहीं। O के साथ में यहाँ क्या लगाना है हमको? देखो O तो है ही, C डबल बॉन्ड O CH3। ये भी क्या हो जाएगा? CHO C डबल बॉन्ड O CH3। ये भी क्या हो जाएगा? CHO C डबल बॉन्ड O CH3। 1 2 3 4 गिनते रहना, संख्या कहीं आगे आ जाए। 1 2 3 4 5वें के साथ में क्या हो जाएगा? ये CH और ये CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। इसको बोलते हैं ग्लूको पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज के साथ 5 बार एसिटिल समूह जुड़ा हुआ है, पेंटा एसीटेट है ये। तो ये फॉर्मेशन ऑफ एस्टर था। अभी ईथर का भी लिखेंगे, पहले ईथर लिख दिया था। तो सबसे पहले नंबर पे हमने अल्फा डी ग्लूकोज बनाया। अल्फा डी ग्लूकोज चक्रीय संरचना बन गई थी। इस अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर यहाँ एसिटाइलेशन का मतलब क्या हो गया था? एसिटिलीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ जब इसके अंदर हम क्या कर देंगे, ये जब ले रहे हैं तो इसमें 5 -5 CH3C डबल बॉन्ड OH या -5 HCl और करके था ये एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर हो जाएगा। दोबारा देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर के अंदर क्या था कि पहले ग्लूकोज था, ग्लूकोज की हेमी एसिटेल संरचना जब चक्रीय संरचना बनाई अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। अब इस अल्फा डी ग्लूकोज का हमने क्या कर दिया? एस्टर बनाने के लिए एस्टरिफिकेशन होता है, एसिटाइलेशन था, CH3C डबल बॉन्ड O Cl और CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में क्रिया होती है। प्रीडीन क्षार का फॉर्मूला था C5H5N। ये एजीन भी बोलते हैं, इसका IUPAC नाम था। ये इसके अंदर कंपाउंड निकल जाएंगे। अब इसी के अंदर हमने क्या था? फॉर्मेशन ऑफ ईथर। फॉर्मेशन ऑफ ईथर में देखिए ये तो आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन थी,
ठीक बात है। अब देखिए इसमें फॉर्मेशन ऑफ ईथर के अंदर हमें देखना है कि इसमें कितना कंपोनेंट है वो आना है। देखो ये तो इसमें भी रहेगा, इसलिए लिख दिया पहले इसको अल्फा डी ग्लूकोज। तो HC एक दो तीन चार पाँच 6 कार्बन, वही अल्फा डी ग्लूकोज है। एस्ट्रिफिकेशन एस्टर बना रहे थे तब भी यही था, अल्फा डी ग्लूकोज। वो देखिए पहले यहाँ ये H के स्थान पर CH3 आ गया, मैथिल अल्फा डी 1 2 3 4 5 6 पायरेनोस, मैथिल अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस भी बोल देते हैं इसको। अब देखिए इसका यहाँ पे OH माइनस से अभिक्रिया कराएं, H के O माइनस हो जाएगा, या सीधा ही देखो इसको लिखने की सीधी तरकीब है इसका CH3 का होल ट्वाइस SO4, OH माइनस से क्रिया करा देंगे। OH माइनस का मतलब ये H और OH तो निकल गया, और O माइनस होगा, O माइनस के साथ में फिर मैथिल समूह जुड़ता है, लेकिन बार बार उसको पुनः मैथिलीकरण करने पर लिखते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट ईथर बनाना चाह रहे हैं। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये HCOCH3 तो था ये CHOCH3 OCH3 OCH3 पहले से था ये तो 1 2 3 4 5 6 मैथिल अल्फा डी पेंटा सीधे दो प्रकार से लिखते हैं इनको, पेंटा मैथिल ग्लूकोज। 5 बार देखो मैथिल, वैसे तो 1 2 3 4 5, तो अब ये क्या हो रहा है इसके अंदर, पहले मैथिल तो आ ही रहा था, ये तो हो गया 1 2 3 4
5 के साथ CH2 मैथिल अल्फा डी पेंटामेथिल ग्लूकोज लिख देंगे। दोबारा देख लीजिए कहीं रह तो नहीं गया कुछ। O के साथ में क्या था, ये CH3 था। 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणु थे, तो मैथिल अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस। और इसके अंदर अब देखो ये CH3 तो पहले से था ही, CH3 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 CH3, तो ये इसके साथ में सीधा अगर पेंटा मैथिल अल्फा डी, ये पेंटा के साथ में अगर नहीं लिखना चाहते हो तो सीधा इसको हम क्या लिख देंगे, मैथिल वो क्या है पेंटा मैथिल, पूरे को एक साथ भी लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 जगह मैथिल आ रहे हैं, तो पेंटा मैथिल अल्फा डी करके, अल्फा डी तो था ही है, और पेंटा मैथिल ग्लूकोज। जैसे वो पेंटा एसीटेट कहलाता था, ग्लूकोज को पहले भी लिख देते हैं नामकरण में कई बार। तो ये फॉर्मेशन ऑफ ईथर था। इन सब के अंदर हमको ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो हेमी एसिटाइल से प्राप्त करते थे, हेमी एसिटाइल संरचना के द्वारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्राप्त करते थे। तो इसके अंदर पहले देख लीजिए, तो चक्रीय संरचना थी, और इस चक्रीय संरचना के द्वारा ही हम ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो बनाते हैं, या इसके अंदर सब में क्या होता है, एक बार पुनः देख लीजिए कि एस्टरिफिकेशन के अंदर तो एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया थी। एसिटिल क्लोराइड का मतलब वही CH3 डबल बॉन्ड Cl था, और या एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते थे। इसमें CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस SO4, जिसको हम डाईमेथिल सल्फेट कहते हैं। डाईमेथिल सल्फेट के रूप में मैथिलीकरण होता है, पुनः पुनः मैथिलीकरण होता रहता है, इसलिए हम इनको क्या कर देते हैं, सीधा CH3 जोड़ देते हैं। ये ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड बनते हैं, वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के अंदर हमारे इसके अंदर आता था अल्फा डी, अल्फा के अंदर आता 1,4, एक तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था, और एक 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, जो आपको स्टार्च वाली क्रिया के अंदर ये जो स्टार्च भाग A स्टार्च भाग B था, तो इस B भाग के अंदर क्या था, 1,6 वाला बनता था। 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपके इसके अंदर जो राइबोज 5 कार्बन परमाणु वाली शर्करा थी, पाँच कार्बन परमाणु की शर्करा के साथ में एल्डोपेंटोस था, और इनके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के अतिरिक्त जो 1,6 बॉन्ड जो बन रहा था, ये एमाइलोपेक्टिन के साथ बन रहा था। स्टार्च के 2 भाग थे, तो उन दोनों भागों के साथ में अब क्रिया थी, और फिर इसको बाद में